हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ सुकास्ट पेपर एनालिसिस, जो कि सुकास्ट का अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए सुकास्ट ने एग्जाम कराया था अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उसका एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में लेके आया हूँ। इजी सॉल्यूशंस में आपको बताऊंगा एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली क्यों लाया है, क्योंकि ये स्पेशल रहने वाला है जेके एसएसबी FAA एस्पिरेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए, राइट। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कि जिन्होंने मुझसे क्रैश कोर्स पढ़ा था, तो कितने एग्जैक्टली क्वेश्चंस मैंने एज इट इज पढ़ाए हुए हैं और कितने क्वेश्चंस वहां से डायरेक्ट आए हैं, और पेपर का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। इतना ही लेवल आप FAA एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा लेवल नहीं होगा, राइट। तो डाउनलोड, अगर आपको मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, मुझसे पढ़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कंप्लीट आपको कोर्सेस मिलेंगे हमारे पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन पर। तो आप वहां से इनरोल कर सकते हो। मैंने वहां पे 2 कोर्सेस अभी कंप्लीट कराए हुए हैं। FAA एग्जाम की अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने क्रैश कोर्स कराया है। अब क्रैश का मतलब ये नहीं समझना कि इसने ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, नो, नॉट एट ऑल। कम वीडियोस में मैंने ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। इसकी फ़ी केवल और केवल ऑनली एंड ऑनली 299 रुपीज़ है। और वहीं पे अगर हम बात करें अब हमारे VLW एग्जाम की, जो कि आने वाला है दिसंबर के फर्स्ट वीक में होएगा, तो इसका मैंने मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ाया है। ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। थोड़ा सा लेंथी आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा और आप मैक्सिमम स्कोर करके आओगे ऑनली एंड ऑनली ₹499 में, राइट। एंड हमेशा की तरह मेरी बात याद रखना, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो JKSB का लेवल आता है, बेसिक सा लेवल आता है, लेकिन आपको बेसिक ही पढ़ के नहीं जाना है, आपको जीरो टू हीरो अप्रोच रखना है, ठीक है। सो दैट आपके एग्जाम में अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आता है तो आपसे वो बनना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट को आपने कवर करना है। तो उसी हिसाब से मैंने ये अपने कोर्सेस प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए कंटेंट बनाया हुआ है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, इससे पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप मुझसे फ्री में भी पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी को, और प्ले लिस्ट्स में जाओ। जो आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ लगे वो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, स्टैटिस्टिक्स हो या क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो। सो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। फर्टिलिटी रेट्स मेनली डिपेंड ऑन, जहां पर भी आप मुझसे पढ़े हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे JK सिविल सर्विसेज जहां पे मैं पेड में पढ़ाता था स्टैटिस्टिक्स, चाहे मेरे पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन, तो हर बार मैंने कहा कि फर्टिलिटी रेट्स जो है ये फीमेल्स पे डिपेंड करेगा, ये मेनली फीमेल्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन कौन से फीमेल, चाइल्ड बेयरिंग एज, जो हम 14 to 45 किसी कंट्रीज में लेके, लेकिन इंडिया के केस में क्या होता है 15 to 49 और यही एज होती है फीमेल्स की, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड बेयरिंग एज। जो फीमेल्स इस एज ग्रुप में होंगे 15 to 49 या 14 to 49, इन्हीं पे फर्टिलिटी रेट्स मेनली डिपेंड करेगी। सो देयर फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मैंने एज इट इज पढ़ाया है, किसी को भी लगेगा कि नहीं पढ़ाया है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट बताओ। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 with each entry 0 और 1। तो बेटा 15 16 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके लिए भी माफी मांगूंगा कि मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पकड़ना है इस 0 को और 1 को। ये यहाँ पे 2 है ना, 2 एंट्रीज है, सो 2 लेना है। और मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर में, 3 × 3 में, तो इसकी पावर 3 × 3 करनी है, ठीक है। तो बस आपको पहले यहाँ पे देखना पड़ता है, फिर यहाँ पे उसकी पावर लगानी पड़ती है प्रोडक्ट करके, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन मैं गलती मानता हूं कि यही एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो चलिए जी, ये क्या होता है 2 की पावर 9, 2 की पावर
9। तो 2 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 को 9 बार मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो बच्चों की तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे बताना है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू हो गया 3 बार, इंटू 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो गया 6 बार, इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया 9 बार। अब देखो ये हो गया 8 8 8, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज 512 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बताओ क्या मुश्किल था ये सवाल, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन बाकी सवाल आप देखो चुटकियों में आप करोगे क्योंकि मैंने पढ़ाए थे। कहता है द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग 245, ये पॉइंट्स है, एंड 359 इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन इज। इसका रेशियो बोलना है कि इन पॉइंट्स को वाई जेड प्लेन पे किस तरीके से डिवीजन होता है, किस रेशियो में होता है। तो ये क्या है, 3D ज्योमेट्री से ये क्वेश्चंस आए हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एज इट इज पढ़ाया है, सपोज ये 2 पॉइंट्स है, इनकी लोकेशन से एक है 2,4,5 और यहाँ पे है हमारे पास और एक पॉइंट 3,5,-9। और जब हमें रेशियो निकालना पड़ता है तो हमें डिवीजन करता है, और ये एक्स वाई जेड प्लेन पे ये डिवाइड होता है, यानी कि एक्स हम 0 यहाँ पे मानते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं k:1। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक मेथड है, हालांकि ट्रिकी मेथड भी मैंने आपको बताया है इसका। तो क्या करना पड़ता है, इसको इसके साथ डिवाइड, k को इसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले 1 को करेगी 2 के साथ, ये हो गए x की कोऑर्डिनेट, x क्या रेशियो, ठीक है x, ठीक है x 1 इंटू 2 2 प्लस, अब k इंटू 3, यहाँ पे ये है ना 3x है ना, x2, देखो ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, बात आई समझ। तो k इंटू 3 क्या होता है बेटा, 3k होता है, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास x है, डिवाइडेड बाई k+1, बस, बाकी दो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई जेड पे ये डिवाइड होता है और x की इसमें बात नहीं हो रही है, तो x को हम 0 के इक्वल मानते हैं यहाँ पे, बात आई समझ। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 + 3k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है, बात आई समझ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 2, या हम लिखेंगे 3k इज इक्वल टू -2, k की वैल्यू आ जाएगी -2/3, कौन सा ऑप्शन, ये वाला, k की वैल्यू निकालनी थी ना, तो वो क्या आ जाएगा -2:3, ये आंसर है, बात आई समझ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, एक स्टेप का क्वेश्चन है। चलिए जी ये वाला बनाओ, लिमिट निकालना है हमें व्हेन x टेंड्स टुवर्ड्स 2, x टेंड करता है 2 की तरफ, और हमारे पास फंक्शन है x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x² - 4। अब इस बाई ने क्या किया है, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, तो हम भी वही लगाएंगे सो दैट आपको जल्दी जल्दी ये समझ में आ जाए। तो एल हॉस्पिटल रूल जब हम लगाते हैं तो हम d/dx निकालते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन हम ऊपर से करते, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, आप बोलोगे सर x² - 5x + 6, और नीचे भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे d/dx, डिनोमिनेटर में क्या है x² - 4। तो जब हमने ये डिफरेंशिएशन किया तो डेरिवेटिव पहले अंदर जाएगा, पहले x² से मिल जाएगा तो वो बन जाएगा 2 की पावर x, यानी कि पावर नीचे आएगी, नीचे आया 2, एंड एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 2 है तो x की पावर यहाँ पे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से रखेंगे माइनस। अब यहाँ पे 5 बाहर निकल के आएगा और x की डिफरेंशिएशन होगी, और x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, यानी कि -5, और प्लस ये कांस्टेंट है 6, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। आई बात मेरी समझ मेरे भाई, क्या करना है, और d/dx ऑफ x² इज एज इट इज 2x, और d/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ -4 इज नथिंग बट 0। नाउ हम पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट, x = 2, x = 2 जब हम पुट करेंगे। अच्छा, फिर से अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, मतलब जब हम ये 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमें 4, ठीक है, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास -10, 4 - 10 + 6, अब 6 तो 4 10, 10 से 10 0 आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर 2 4, 4 - 4 0 आता है, तो 0/0 क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक, अब अगर फिर से यहाँ पे पुट करनी
से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी तो हम अगेन 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। लेकिन अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, सो दैट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि -1 अपॉन 4, -1 अपॉन 4, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन 3। कहता है कम से कम दो में से कोई एक कोई डिजिट दिखाता है जहां पे ग्रेटर देन 3 हमें वैल्यू मिलती है। आप सैंपल स्पेस अगर बनाओगे तो ठीक, नहीं तो ट्रिक से भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक से बनाता हूं कि अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। देखो बेटा, ये हो गया, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। 2 डाइस है, 2 डाइस है, या तो हमें 1 1 मिलेगा या तो हमें 1 2 मिलेगा। इसी तरीके से 1 3 आ सकता है, इसी तरीके से 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। आई बात समझ। फिर दूसरे केस में अगर पहली डाइस पे 2 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरीके से 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसी तरीके से 2 6 आ जाएगा। अब आपने देखा कि एट लीस्ट कम से कम एक में, दो अगर होंगे 3 से ज्यादा डिजिट तो वो चलेगा, लेकिन कम से कम हम देखेंगे किसी एक में होना चाहिए कोई भी डिजिट 3 से ज्यादा। तो पहले केस में देखो 1 2 3, दूसरे केस में देखो यहाँ पर 2 4 आता है, ये 2 4 है, 1 2 3, तो 3 पहले में आ गए, 3 दूसरे में आ गए, तो 3 ही हमारे पास तीसरे में आएगी जब हम 3 1 3 2 करेंगे ना इस तरीके से, तो उसमें भी हमें टोटल 3 ही आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर फोर्थ में अगर हम देखेंगे फोर्थ सैंपल तो वो हो जाएगा 4 1 4 2। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 6 के 6 आ जाएंगे जहां पे कोई एक डिजिट हमें 3 से ज्यादा मिलेगा, यानी कि 6। फिर जब हम 5 1 5 2 लिखेंगे तो आगे जाएंगे किस तरीके से, तो इसमें भी हमें 6 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर 6 1 6 2 करेंगे तो आगे जाएंगे तो हमें नंबर जो डिजिट्स है 3 से ज्यादा मिलेंगे हर एक केस में, हर एक रो में। तो हम लिखेंगे इसको भी 6। तो टोटल अगर हम फेवरेबल देखेंगे तो कितने होगी, 6 6 12 6 18, 18 और 9 कितने हो गए, 27 27। और टोटल कितने हैं ये, टोटल एक लाइन में 6 तो 6 लाइन में हो गए 36 36। और दो डाइस होती है, 2 डाइस होते हैं ना, और डाइस में होते साइड 6, तो 2 डाइस होते हैं, इनको रोल करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस बनता है 636 पॉसिबल आउटकम्स। बात आई समझ। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट विल बी 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, 3 upon 4 is the correct answer, that is option second। बात आई समझ। हम्म, चलिए जी ये वाला बनाओ। कहता है लेट ए बी एस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के इंटू डिटर्मिनेंट, के क्या है, अंदर हर किसी एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बोला अगर आपके पास 1 एलिमेंट होगा यानी कि 1 क्रॉस 1 होगा, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है तो उसको के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आपके पास मैट्रिक्स 2x2 होगा तो उसको के से मल्टीप्लाई लगता होगा हर किसी एलिमेंट को, तो उस केस में डिटर्मिनेंट के साथ जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसके साथ के स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई लगता है। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर। ओके, अगर हम के से हम 3x3 को इस तरीके से जोड़ेंगे, हर एक मैट्रिक्स के साथ के जोड़ेंगे, तो डिटर्मिनेंट के साथ हमें के क्यूब जोड़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के साथ हमें के क्यूब जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई के होगा और मैट्रिक्स होगी 4x4, तो आपको क्या करना है, के की पावर 4 हमें डिटर्मिनेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। बात आई समझ। लेकिन हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स था और हर एक एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई में था, तो डिटर्मिनेंट जो होगा तो उसके साथ हमें के क्यूब जोड़ना पड़ेगा, ना कि के। ये आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा क्लियर गिवन नहीं होगा, तो इसलिए इस बच्चे ने भी इसको टिक किया है, टीचर्स ने भी एज इट इज बताया, बट द कंसेप्ट इज दिस। ठीक है, बताइए समझ। तो ये वाला इसका
करेक्ट आंसर है। चलिए जी ये वाला बनाओ। कहता इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स साइन थीटा देन डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि एफ एफ की वैल्यू ये है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पुट करके हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है, बात आई समझ? हाँ जी, डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें पुट करना है एफ की वैल्यू पाई बाई 2। ये पाई क्या है? बेसिकली दिस इज पाई रेडियन, और पाई रेडियन क्या का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 क्या हो गया फिर? आप बोलोगे सर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हमें इसको आंसर निकालना है। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन, एक फंक्शन दो फंक्शन, और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि ये अगर u है ये v है, तो हम क्या करते बेटा, पहले को बाहर रखेंगे, ठीक है, x को बाहर रखेंगे, और d बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट करेगी किसको? आप बोलोगे सर साइन x को, ठीक है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर दूसरी को बाहर रखेंगे, साइन x को बाहर रखेंगे, और डिफरेंशिएट हम करेंगे किसको? पहले वाले फंक्शन को, यानी कि x को। तो यही होता है बेटा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे है बेटा x, है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होती है, साइन एक्स एज इट्स आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 होती है। अब देखो नीचे आ जाओ, एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू जब हम 90 पुट करेंगे तो कॉस एक्स यानी कि कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो साइन एक्स होता है 1 इंटू 1, सो दैट विल बी व्हाट? 0 प्लस 1 इंटू 1, 1, दैट इज 1। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर। बात आई समझ? अगर नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो जी, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन एज इट इज पढ़ा है, ये तो बेसिक लेवल पेपर आया है। चलिए जी ये वाला सवाल बनाओ। कहता है इफ एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, आर टू आर, इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 12 से, ठीक है, और एज इट्स मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन इस क्वेश्चन का डाटा चेंज हुआ है। मैंने एफ ओ जी निकालना आपको सिखाया था, मैंने जी ओ एफ निकालना आपको सिखाया था, तो उसी टाइप पर, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन टपका हुआ है, ठीक है, तो आप इसको बनाओ। तो कहता है हमें एफ फंक्शन है आर टू आर गिवन है, और हमें एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये है 3 माइनस एक्स क्यूब उसकी होल पावर 1/3, देन एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, एफ ओ एफ ऑफ एक्स। ये जो एफ ओ एफ ऑफ एक्स है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इस तरीके से, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो हमें लेफ्ट साइड में ये है ना, राइट साइड में हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर हम बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और फिर हम थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, तो हमारे पास क्या है? 3 माइनस, अब देखो एफ ऑफ 3 आ गया, अब क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो ये है ना बाय मेरे इस तरीके से। चलो मैं एक स्टेप ही लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, और इसका है क्यूब, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का क्यूब है, ठीक, और एफ ऑफ एक्स का क्यूब भी है, देन उसके बाद उसकी पावर 1/3 भी है अंदर ऊपर से, यानी कि 1/3, 1/3, राइट। तो कुछ कुछ इस तरीके से, और ऊपर होल पावर है, इस पूरे की पावर क्या है? 1/3, कुछ इस तरीके से। बात आई समझ? हम्म, बात आई समझ कि नहीं आई समझ? ठीक है, बोलोगे सर हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, हाँ जी, तो आप बोलते हो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे x की क्यूब है तो हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और ऊपर से होल 1/3, कुछ इस तरीके से। बात आई समझ? हम्म, तो चलो थोड़ा सा सिंपल करके मैं लिखता हूँ इसको। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, पेन भी थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। चलिए जी देखो, हमें क्या निकालना है? आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स, वही है एफ ऑफ एक्स, ऑफ एक्स, ठीक है, जो हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर सिंपल सा तो है, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की क्यूब, एफ ऑफ एक्स की क्यूब, और फिर इस पूरे को
ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको भी तो है, क्या है, आप बोलोगे सर इसको है इस तरीके से पावर कितनी 1/3। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करने और कुछ नहीं करना है। अब देखो ये है 3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, आप बोलोगे सर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, और ये तो एक्स है, ये तो एक्स है, ये इतना एक्स है, इतना मैंने अभी तक एक्स लिखा। ठीक है, अब इसको ऊपर से क्यूब है ना अपना। ठीक है, अब इसको तो यहां पे क्यूब है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम क्यूब डालेंगे इस तरीके से, और फिर पूरे को क्यू क्या क्या पावर है, आप बोलोगे सर 1/3, कुछ इस तरीके से लिखो। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, अब देखो ये इस तरीके से मैंने लगाया 3 माइनस 3, अंदर रहेगा 3 माइनस 3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। अब ये क्या है, आप लोग सर एक्स क्यूब, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/3, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3, और फिर पूरे को पावर क्या है, आप बोलोगे सर 1/3। ये आसान हो गया ना। अब देखो भाई मेरे, अब देखो भाई मेरे यहाँ से अब आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो वहाँ क्या बचा, आप बोलोगे सर एक्स क्यूब। अब देखो ये से ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या, कुल मिलाकर हमारे पास बचा एक्स, एक्स की पावर 3 यानी कि ये वाली 3, और उसकी होल पावर है, और उसकी होल पावर है 1/3। अब ये तो जब हम ब्रैकेट इस तरीके से हटाएंगे तो ये इसके साथ इस तरीके प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो ये और ये खत्म हो गया, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर 1, दैट इज एक्स। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन थर्ड। इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, बस और कुछ नहीं है। चलिए जी, ये वाला देखो ऑप्शन से ही खत्म होता है, ऑप्शन से ही हमें पता चलता है इफ द जनरल टर्म इज जनरल टर्म यानी कि मिडल टर्म, ये है हमारी एक्सपेंशन की, देन व्हाट इज द एक्सपेंशन। अब आप मुझे बेटा बोलो एक बात, एक्सपेंशन हम तब ही करेंगे ना जब हमारे पास दो टर्म्स होंगे, सपोज a माइनस बी दो टर्म्स होंगे, या a माइनस बी माइनस सी दो से ज्यादा टर्म्स होंगे, तभी तो हम एक्सपेंशन कर सकेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हम दो टर्म्स का एक्सपेंशन करेंगे, जब कोई a माइनस बी इस तरीके से दो टर्म्स होंगे और उसकी पावर कुछ होंगी n होगी सपोज उसकी पावर। ठीक है, तभी तो हम एक्सपेंशन करते। यहां पे तो एक ही टर्म है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला पावर n होगी, पावर n होगी यानी कि मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर होगी, और जो इसका एक्सपेंशन बनता है वो क्या बनता है, एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर। ठीक है, n माइनस आर। जब हम इस r को और इस n माइनस आर को जोड़ते, इन दोनों को प्लस करेंगे, n प्लस n माइनस आर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमें n देता है, क्या देता है, n देता है। बात आई समझ, यानी कि ये और ये हमें ये वाला देगा, n देगा। और ये n क्या होती है, ये n होती है पावर, ये n क्या होती है बाय मेरी, ये पावर होती है, क्या होती है, पावर। अब आपको ये थोड़ा सा अगर आपको पता है कि ये 91 पावर है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन में हमारे पास 91 पावर है, तो एक ही में है, यहाँ पे 90 है खत्म, यहाँ पे 90 है तो खत्म। बात आई समझ, ऑप्शन से ही आप इस सवाल को बना सकते थे, कोई मेथड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसको बेसिक से बना सकते हो, तो उसके लिए मैंने बाइनोमियल थ्योरम में लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आप इसको वाई बेसिक से भी 5-4 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ओके, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। चलिए जी, ये वाला बनाओ। द प्राइमरी डाटा इज गैदर्ड थ्रू, प्राइमरी डाटा को हम किस तरीके से गैदर करते हैं, किन किन मेथड से गैदर करते हैं। एक होता है सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वे मेथड, चाहे हम डोर टू डोर सर्वे करें या कंप्लीट इनोमरेशन करें, सेंसस। ठीक है, ये हो गया एक। ओके जी, अब दूसरा हमें पता है एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे हम साइंस की बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, और मार्केट रिसर्च की बात करेंगे, वहां पर भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गए दो, जब हो दो हो गए तो तीसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डी को टिक करेंगे। वैसे प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज में भी आपको मैंने बोला कि दिस इज द मेथड ऑफ गेटिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो क्वेश्चनरीज में अब दो दो टाइप्स इसको में हमने इसको बांटा है, तो वो आप मुझे बता देना। फिलहाल के लिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट।
कहता है इफ अ कांस्टेंट 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट द मीन इज। ठीक है, तो ये कौन सा सवाल है, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे 5, हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे 5, तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मीन भी इंक्रीज होगा 5 से। ठीक है, मैं आपको एक मतलब बताता हूं, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते थे। देखो, आप हर एक आप कोई 3 ऑब्जर्वेशंस ले लो, सपोज मैंने लिए 1 2 3, इसका मीन अगर हम देखेंगे ना, इसका एवरेज अगर हम देखेंगे यानी कि मीन देखेंगे, तो वो है बेटा 2। क्या है? 2। अब अगर हम हर किसी के साथ 5 5 जोड़ेंगे, इसके साथ 5 जोड़ा तो ये बना 6, इसके साथ 5 जोड़ा तो ये बना 7, और इसके साथ 5 जोड़ा तो ये कितना बना 8, और इसका हम मीन निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं हमारे पास 3। ठीक है भाई मेरे, तो वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो, हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने 5 5 ऐड किया था ना, 5 5 ऐड किया था, और हमें इस मीन जो है हमारे पास, ये एवरेज है, हमें इसके साथ भी 5 ऐड करना पड़ा, 2 से हुआ ना 7, ये 5 इंक्रीज हो गया। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता है एग्जाम में। ओके, चलिए जी ये वाला बनाओ। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स नोन एज। मैंने आपको बोला क्या होता है, टेबुलेशन होता है। रोज एंड कॉलम्स में हम जब अरेंजमेंट करते हैं डाटा को, उसको टेबुलेशन कहते हैं। मेरा लेक्चर उठाओ या मेरी पीडीएफ उठाओ, आपको टेबुलेशन ऑफ डाटा में फर्स्ट लाइन में ही ये देखने को मिलेगा कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। चलिए जी और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इंडेक्स नंबर से आया है, द प्राइस इंडेक्स नंबर विच अंडर एस्टिमेट्स द प्राइस इन्फ्लेशन इज। ठीक है, प्राइस इन्फ्लेशन को कौन सा प्राइस इंडेक्स यहां पे अंडर एस्टिमेट करता है, बताओ जी। अच्छा क्वेश्चन। तो भाई साहब, आपने अपवर्ड ब्यास डाउनवर्ड ब्यास वो आपने पढ़ा है, लेकिन उससे बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा और क्यों प्राइस इन्फ्लेशन को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करता है। अगर हम लेस्पियर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, P01 इक्वल टू, आप बोलोगे सर समेशन ऑफ यानी कि P1 बाई P0। ठीक है, फिर क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू नॉट से हम वेट्स देते इनटू करते हैं 100। ये हो गया हमारे पास लेस्पियर का मेथड। क्या हो गया, लेस्पियर का मेथड। इसमें हम देखो, बेस में हम बेस ईयर प्राइसेस एंड बेस ईयर क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, और हम ऊपर लेते हैं क्वांटिटी सेम ही रखते एंड प्राइस हम करंट प्राइसेस लेते, तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, प्राइसेस में ही हम चेंज करते हैं। लेकिन बयास अब कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो बयास नहीं होगा, क्योंकि हम क्वांटिटी सेम रखते हैं। हम सपोज 2019 है और हमारे पास 2023 है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी 100 थी, यहाँ पे क्वांटिटी अगर 100 थी, तो हम यहाँ पर भी 100 ही क्वांटिटी मानते हैं। ठीक, तो प्राइसेस प्राइस अगर यहाँ पे 1 रुपए है, यहाँ पे 2 रुपए है, ठीक है, तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो क्योंकि ये 100 को कैंसिल करेगा, तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, 100% हो गया, प्राइसेस की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गए। लेकिन ये तो हमें ठीक ठाक इन्फ्लेशन बता देता है, और हम लेस्पियर मेथड फैमिली बजट मेथड में भी यूज करते हैं। फैमिली बजट एक्सपेंडिचर मेथड जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखते हैं, तो ये तो बयास नहीं होगा, ये तो एस्टिमेट के लिए एक अच्छा तरीका है, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स मेथड। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पास्ची पे जाते हैं, जैसे ही हम पास्ची पे जाते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है कि कहता है पास्ची का प्राइस इंडेक्स मेथड है P01 ऑफ पास्चीज मेथड। ये क्या होता है, आप बोलोगे सर समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है P0। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी हम क्या लेते हैं, करंट ईयर क्वांटिटी लेते हैं, करंट ईयर क्वांटिटी इनटू 100, ये है। ठीक है, ये वाला। तो अब आप देखो कि यहाँ पे बयास होता है, यहाँ पे बयास भी होता है, और ये अंडर एस्टिमेट भी करता है, ये इन्फ्लेशन को कम दिखाता है। ठीक है, या तो इन्फ्लेशन को कम दिखाएगा या तो ज्यादा दिखाएगा, एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता है। हालांकि जो लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स है, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स है, ये भी हमें एग्जैक्ट इन्फ्लेशन नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये चीज है कि ये अंडर एस्टिमेट नहीं करता है चीजों को।
ठीक है, तो फिशर तो वैसे भी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज बोथ। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यही इसको अंडर एस्टिमेट करेगा, कौन सा, फास्ची का। ठीक है, ये वाला मैं मिटाता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट बनाओ, ये वाला क्वेश्चन हालांकि आज तक किसी यूट्यूबर किसी एजुकेटर ने नहीं पढ़ाया है। आप देखोगे कि एमसीक्यूज में तो वो कराते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन पढ़ाया किसी ने नहीं है। तो मैंने जेके सिविल सर्विस में भी ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, और उसके बाद एफडब्ल्यू का क्रैश कोर्स ले लो तो वहां पर भी मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने ये आपको बताया है कि क्या बताया है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, हम बोलेंगे सर ये इनको हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस। ठीक है, और इनमें एक रिलेशन है, ठीक है, इनमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि अर्थमेटिक मीन या तो बड़ा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन, या तो वो, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा या बराबर होगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, और हालांकि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो। ठीक है, हार्मोनिक मीन हर केस में छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हार्मोनिक मीन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का उल्टा करते हैं और उनका लेते समेशन, और फिर एन से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये तो कम ही वैल्यू आना है अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर लगाओगे अपने दिमाग का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, और कौन सा इक्वल तो नहीं होगा, ये तो हट गया। ठीक है, और हार्मोनिक मीन बड़ा भी नहीं होगा, ये भी हट गया। दो ऑप्शंस तो वैसे ही हट जा रहे हैं, तो फिर अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा तो दो में से लगाना था। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, राइट। तो चलिए जी, ये वाला बनाओ। एन आइडियल इंडेक्स नंबर शुड सेटिस्फाई, अगर कोई आइडियल इंडेक्स नंबर है वो सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैसे हम आइडियल इंडेक्स एक ही को कहते हैं, वो होता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। उसको आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसलिए उसको आइडियल कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि एक आइडियल इंडेक्स अगर होगा, तो एक आइडियल इंडेक्स नंबर अगर होगा तो उसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? तो वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको? टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। बताइए समझ। चलिए ये वाला बनाओ। The median of 100 items is 52. The value of largest item is 75. It was later found that it is actually 85. The correct median is correct median हमें find out करना है। अब देखो, आदो ने इसको मीन की तरह सॉल्व किया होगा और क्वेश्चन गलत किया होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मीडियन पर है, और मीडियन क्या होता है, ये पोजिशनल एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है बेटा? पोजिशनल एवरेज होता है, पोजिशनल एवरेज। ओके, तो इन दोनों में फर्क है। पोजिशनल एवरेज हमें वैल्यू की पोजीशन दिखाती है, ऑब्जर्वेशंस की पोजीशन दिखाती है, और मैथमेटिकल एवरेज हमें कैलकुलेशन दिखाती है, उसका इफेक्ट दिखाता है। बताइए समझ। अच्छा, मीडियन क्या है? अगर हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, सपोज ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक, और मीडियन है, होता है हमेशा सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, यानी कि जितने यहां की ओर होंगे ऑब्जर्वेशंस, उतने यहां की ओर ऑब्जर्वेशंस होंगे, सेंट्रल वैल्यू होता है। अब ये नहीं बोलना कि आपने ऑब्जर्वेशंस बनाए, चलो मैं इसको मिटाता हूं। ये जो नीचे बीच वाला वैल्यू है, इसी को हम कहते हैं बेटा मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। ठीक, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज को, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, और ये खुद सेंटर में होता है, और ये पोजिशनल एवरेज कहलाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि बोलता है कि जो लास्ट का एक आइटम है, लार्जेस्ट आइटम, ठीक, वो 85 था, ठीक है, और इन्होंने 75 लिया, या हम बोलेंगे 70 85 था 75 लिया, या 75 था 85 लिया, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। ठीक है, यानी कि हम चेंज करते हैं यहाँ पे। ये अगर सपोज लार्जेस्ट आइटम है हमारे पास, हम यहाँ पे इसको चेंज करते 75 85, दो में से एक को हटा एक को रखो, फर्क कोई नहीं पड़ना है, क्योंकि मीडियन इनके टोटल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मीडियन सम या डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट है इन चीजों से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है? पोजिशनल एवरेज होता है। ठीक है, पोजिशन फिर भी वहीं पे आएगी, सेंट्रल पोजीशन फिर भी वहीं पे आ जाएगी, तो मीडियन एज इट इज 52 रहेगा। और हाँ, अगर मीन पे ये क्वेश्चन होता तो मीन इफेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि मीन डिपेंड करता है ओवरऑल सम पर। खैर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे।
चलिए ये वाला बनाओ। कहता है बैग कंटेन्स 8 white and 4 red balls. 5 balls are drawn at random. The probability that 2 of them are red and 3 white is. ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर आया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट यूज होता है कॉम्बिनेशन का, तो उस पर ही आया हुआ है। कहता है कि एक बैग में 8 व्हाइट बॉल्स है। ठीक है, व्हाइट बॉल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो है 8, और 4 रेड बॉल्स है। रेड बॉल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 4 है। और टोटल कितने हैं? 8 4 12। टोटल अगर हम बॉल्स की बात करें तो कितने हैं? आप बोलोगे सर 12। ठीक है, अब 5 बॉल्स यहां से निकाले जाते हैं। कितने? 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 5 निकालेगी तो ये टोटल से 5 निकलेगी, यानी कि 12 से 5 निकलेगी। 12 से निकलेगी 5, हम लिखेंगे 12 सी 5। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम आर रेड। इनमें से आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 इनमें से रेड है। रेड यानी कि ये जो 4 है रेड, इन्हीं में से तो 2 निकलेंगे, 4c2। एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 वाइट इज, 3 वाइट है। वाइट तो टोटल 8 है, यानी कि इन्हीं 8 में से ये वाले 3 निकले हों। तो प्रोबेबिलिटी का किसके बराबर होती है? फेवरेबल। फेवरेबल क्या है? 3 वाइट 2 रेड। ठीक है, यानी कि वाइट है 8c3 और रेड है 4c2। ठीक, एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। एंड की वजह से हम क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो गए फेवरेबल। और टोटल, टोटल क्या है? टोटल है 12c5। 12c5। इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से आपको गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ? मगज में आया ना, समझ में आया ना? तो अब आप मुझे बताओ कि क्या टफ था ये पेपर। ठीक है, ये 16 क्वेश्चंस नहीं, बल्कि एक मिनट, 1 2 हो गए 17, 17 क्वेश्चंस। 17 क्वेश्चंस आए थे। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। लेकिन आप मुझे बेटा बताओ, अगर आप 17 में से 16 भी करके आते हो FEE एग्जाम में कल जाके, या जब भी आपका एग्जाम होगा, क्या ये स्कोर खराब ना जाएगा? मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स 17 में से 16 का मतलब होता है 20 में से आप 19 बना रहे हो। और अगर आप देखो कि कितनी परसेंट क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट फंस रहे, तो 95% मार्क्स आप डायरेक्ट डायरेक्ट फंस रहे हैं मेरे कंटेंट से फिलहाल के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको 80% ही बोला था कि 80% भी अगर आप लाओगे क्रैश कोर्स पढ़ के, वो भी अपने आप में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स मैंने उस हिसाब से बनाया है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, और अगर आपको बहुत कुछ आता है तब भी आपको वो कोर्स समझने के बाद लगेगा कि नहीं नहीं, हमारी तैयारी तो कंप्लीट नहीं थी। ठीक है भाई मेरे। तो अगर आपको अब कंप्लीट पढ़ना है तो क्या करना है? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे इनरोल करना है। क्या आपने कहीं से पढ़ा हो तब भी ले लो, मैं सजेस्ट करूंगा। नहीं पढ़ा हो तब भी ले लो, एटलीस्ट कुछ नंबर तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 बचे हैं। एक जिनका कंप्लीट है सिलेबस, ठीक है, जिनको लगता है हमको आता है, लेकिन बाद में उनको एग्जाम में क्या होता है, या तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, ठीक है, या तो उनको और प्रॉब्लम होती है, तो उनके 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं हर एक सेक्शन में। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए इन बच्चों को लेना चाहिए ये कोर्स। बाकी आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो उधर इधर से, और डेमो वीडियोस कोर्स लेने से पहले अगर डेमो देखना है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दूसरी बात, वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता है, जीरो है वो मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो कहते हैं हमें बाकी पोर्शंस तो ठीक ठाक आते हैं, लेकिन मैथ्स की वजह से या स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम रह जाते हैं। ठीक है, कुछ जादू करो, कम से कम हमें 5 5 6 6 नंबर आना चाहिए। तो उनके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा, कम टाइम में उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा वर्ड है। ओके, होगी 2 बातें। और तीसरी बात है कि कट ऑफ की। अगर भाई मेरे इसी लेवल का पेपर, अगर भाई मेरे इसी लेवल का पेपर आपको आता है, कहाँ पे आता है? सेम लेवल का पेपर आपको FEE एग्जाम में आता है। ठीक है, FEE एग्जाम में सेम नंबर का पेपर आता है, वहां पे 120 क्वेश्चंस होंगे, और मैं कह रहा हूँ कट ऑफ जो होगा अराउंड 80 के आसपास कट ऑफ हो जाएगा इस वाले पेपर में। ठीक है, 80, ये मेरा वर्ड है। ठीक है, अगर सेम लेवल। अब अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम जो हमारा जम्मू में हो गया, इसमें पता नहीं बच्चे कितने हैं, अपेयर कितने हो गए। हालांकि मेरा ये है, मैं आपको क्लियरली कहूँगा
कि अगर इसमें कंपटीशन कम है, कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा, और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करेंगे वो है 100, ठीक है। जिसने भी 65 70 इस रेंज में स्कोर किया है, एक अच्छा स्कोर है, आप सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।